गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, आज बहुत कम बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक है। तो ओके, तो मुझे आप लोग बताइए कि कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। ओके। ओके, कंप्यूटर के बारे में सीखा था। रोशन, ठीक है। और बताइए क्या सीखा था हम लोगों ने। हाँ हाँ। ओके, इट मीन टू से कि कंप्यूटर क्या वर्क करता है और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहले वो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है एंड आउटपुट देता है, और उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने अच्छा आंसर किया। अब सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आप लोगों से अभी जो आगे की चीजें हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, कल हम मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सभी को। ओके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि किस तरह से आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। किस तरह से हम लोग उसमें इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोर करते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, इन सब चीजों के लिए। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। क्या करता है? बिजनेस की क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। ITES is also called web-enabled services or remote service that cover the entire operation, which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. अब क्या देखते हैं आप लोग कि इंफॉर्मेशन, जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसका अपना वेबसाइट होता है। ठीक है, अपनी वेबसाइट होती है, वेब एड्रेस होता है, ये सारी चीजें क्या होती है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज बताए जाते हैं। ये भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ये कैसे सर्विसेज हैं? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है। इससे क्या होता है? जैसे मैंने मान लो कि अपनी वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट क्यों बनाते हैं? अगर मान लो कि मेरी कोई छोटी सी शॉप है, या छोटी सी शॉप रहे, बड़ी सी शॉप रहे, कुछ भी रहे, तो उसको कितने लोग देखने आएंगे? उस शॉप पे कितने लोग विजिट करेंगे? जो आसपास के लोग रहेंगे, जो नियर अबाउट के लोग रहेंगे, वही विजिट करेंगे ना। और इसी तरह आप बात कर लो फ्लिपकार्ट की, अमेजन की, या मिंत्रा की, या फिर जोमेटो वगैरह यूज करते हैं, तो उसके कस्टमर की दूर दूर तक होते हैं ना। क्यों होते हैं दूर दूर तक? कैसे दूर दूर तक पहुंचते हैं वो? एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, टीवी पे डालते हैं, फिर आप क्या करते हैं? वेबसाइट बना लेते। मेरी आवाज आ रही है बेटा? आप थोड़ा सा अपना फोन देख लो। ठीक है। अब इस चीज को आप देखिए कि उन लोगों का क्या होता है कि जैसे फ्लिपकार्ट पे है, फ्लिपकार्ट के कस्टमर क्या सिर्फ दिल्ली में ही है कस्टमर फ्लिपकार्ट के, या अमेजन के? वो कैसे बुक करते हैं? वो अपनी सेलिंग कैसे करते हैं? हमें अगर ऑर्डर करना है तो कैसे ऑर्डर करते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। इसका ये मतलब है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमने क्या बनाया? एप्लीकेशन बनाया। एक एप्लीकेशन बनाया, वो एप्लीकेशन क्या कहलाया हमारा? जो फ्लिपकार्ट के लिए एप्लीकेशन बनाया है, सेलिंग साइट है, उसकी साइट, वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम लोग ऑर्डर को प्लेस करते हैं। ठीक है। तो इसको कहा जाता है वेब इनेबल्ड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, इसको वेब इनेबल्ड सर्विसेज या रिमोट सर्विसेज भी बोलते हैं, क्योंकि आप बैठे हुए हो कहाँ? आप दिल्ली में हो, दिल्ली के किसी जगह पे बैठे हो, और कोई सामान आपका बेंगलुरु से आ रहा है, कोई सामान कोलकाता से आ रहा है, कोई सामान राजस्थान से, हरियाणा से, कहीं से भी सामान आ रहा है। आप लोग जब ऑर्डर करते हो, या आप लोगों ने देखा होगा कि ये सामान यहाँ से आ रहा है, ये सामान इतनी दूर से आ रहा है, देखा है आप लोगों ने? ठीक है। तो और किसी भी गांव में बैठे हो, किसी भी मोहल्ले में बैठे हो, तो वहां पे आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे किसी एक जगह जाने की जरूरत होती है।
हम अब मेरे पास अगर फोन है, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी है, उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर प्लेस कर सकते हैं। किसी से मिलने की जरूरत है क्या हमें? पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ना तो आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ रही है ना किसी और को बैंक का, घर बैठे हैं पेमेंट भी कर दिया हमने। ठीक है। तो ये जो सर्विसेज होते हैं ये कहलाते हैं वेब इनेबल्ड सर्विसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज या रिमोट सर्विसेज। ठीक है। तो आईटीएस को ही बोलते हैं ये। Information technology enabled services is also called web enabled services or remote services that cover the entire operation which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. Sorry. अब क्या होता है कि उसमें जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होते हैं? देखो उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम ही काम होगा। पहला इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा, फिर स्टोर करेगा। कैसे काम होता है? तो सबसे पहले कस्टमर ने क्या किया, अपने ऑर्डर को प्लेस किया, मतलब ये जो एप्लीकेशन था उसको इनपुट दिया। ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद कंपनी क्या करती है, उसे प्रोसेस करती है। प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट क्या आता है, वो सामान आपके पास आ जाता है ना। और फिर क्या होती है, आपकी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास सेव हो जाती है, सामान आपके पास सुरक्षित है। ठीक है। तो ये सारी ये जो सारा सिस्टम होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, वहां से ऑर्डर प्रोसेस हुआ, फिर जो हमारे पास जो आइटम था वो आ गया, ये कहलाता है इनेबल्ड सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या क्या थी, उसने अपनी सर्विसेज दी, किसी को सेल करना है, परचेज करना है, जो भी चीजें होती है। ठीक है। Now, these services provide a wide range of career options that include opportunities in all office like call center, payrolls, logistic management, revenue claims processing, medical billing, coding, transcriptions, legal database, back office operations, content development, GIS, geographical information system, web services, and human resource services, etc. अब किसी भी कंपनी में काम जो होता है, किसी भी इंडस्ट्री में काम होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी जगह काम होता है, जब आप लोगों ने काम होते हुए देखा होगा किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी छोटे से शॉप पे चले जाओ ना, तो वहां क्या होता है, काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लोगों ने कभी शॉपिंग मॉल या फिर मेडिकल हॉल या हॉस्पिटल या फिर लाइब्रेरी कहीं पे गए, जब विजिट करते हो, तो वहां पे देखते हो, वहां पे सिस्टम लगे हुए थे, अलग अलग काम होता है हर एक सिस्टम का। देखा है आप लोगों ने? अब देखो, मान लो कि आप किसी शॉप पे गए, शॉप पे जाने के बाद जब आप वहां से शॉपिंग कर रहे हो, तो क्या होता है, हर एक जगह अपना अपना कंपार्टमेंट बना हुआ है, हर एक जगह अपना अपना एक एरिया बना हुआ है कि इस एरिया में ये सामान रखा हुआ है। अगर शॉपिंग मॉल में आप जा रहे हो, ठीक है, अगर आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो शॉपिंग मॉल में क्या दिखाई देता है आपको, कि हर एक एरिया बटा हुआ है कि ये आइटम इस एरिया में, ये आइटम इस एरिया में है। और जब आप आइटम को सेलेक्ट कर लेते हो, अपने बैग में लेते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, आप काउंटर पे जाते हैं बिलिंग के लिए जाते हैं ना, काउंटर पे जाते हैं ना बिल कराने के लिए। जब बिल कराने के लिए जाते हैं वहां पे, तो आप लोग क्या देखते हो, वो सबकी बिलिंग कैसे करता है? सामान की बिलिंग कैसे करता है, वो खोल के देखता है कि उसमें कौन कौन सा सामान है, क्या है। वो क्या करता है, सामान की बिलिंग करने के लिए क्या होता है, जैसे देखो, लाइक एज मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, कॉपी, कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी अगर लिख जाए, कुछ है नहीं यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। जब आप सामान परचेज करने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आपने सामान ले लिया, काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे क्या होता है, एक मशीन आता है, उसके हाथ में एक मशीन रहता है, उस मशीन से क्या करता है, आपके सामान को स्कैन करता है। ठीक है। वो जो स्कैन करता है वो डिवाइस कहलाता है हमारा बार कोड स्कैनर। ठीक है। क्योंकि आपके सामान में एक कोड बना हुआ रहता है। जैसा कि देखो, मैं अगर दिखाऊं, एक यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये जो लाइंस थी वो तो कट गई है, ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ऐ- ऐसे ही कोडिंग वहां पे वो लाइन लाइन बना होता है, दिस इज कॉल्ड बार कोड। ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है, उसपे सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोडक्ट कब बना, कहाँ से बना, कितना आता है, कितने की सेल करनी है, क्या प्रॉफिट देना है, क्या डिस्काउंट देना है,
क्या प्रॉफिट लेना है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी रहती है। उसके बाद क्या करता है, उसको स्कैन करते के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, उसके पास जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, फिर आपका बिल जनरेट होके आपको मिलता है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि एक सामान को सेल करना था, इतना सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और सामान उसका इतने सारे सामान पड़े हुए, लेकिन एक एक सामान उसके रिकॉर्ड में है, हर एक सामान उसके रिकॉर्ड में है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज को यूज किया। क्या यूज किया, तो उसमें हर एक आइटम में बारकोड वाला जो कोडिंग था वो डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, उससे कन्वर्ट करके उसने पता किया कि इसमें कितने पैसे लगे हैं, इसमें कितने बिल, कितने का बिल जनरेट करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग बिलिंग करी। ठीक है, इससे क्या हुआ, उसको आसान हो गया। अगर किसी को नहीं भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्म, अगर मान लो कि मैं वहां बैठ गया और मैं आज ही ज्वाइन किया किसी शॉप को, मुझे नहीं पता कि ये कितने का आता है, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि कितने का आता है, मेरे से गलती होगी क्या। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा वेब इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, आगे देखते हैं। ITES is defined as outsourcing of processes that can be enabled with information technology and covers diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing, etc. यहाँ पे क्या होता है, ITES का जो यूज करते हैं, आउटसोर्स करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। Enabled services radically reduce cost and improve service standards. In short, Internet Service Provider aims to provide B2B e-commerce solution. IT offers different service integrated in a single delivery mechanism to end users. अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप लोग काम करते हैं, मान लो कि मुझे काम करना है, एक छोटी सी अगर शॉप को देख लो, अगर छोटी सी शॉप रख लेते हैं, छोटी सी शॉप में देखते हो 2 लोग 4 लोग वहां पे काम करने के लिए रहते हैं ना, कि आपको सामान निकालना है, सामान रखना है, सामान देना है, कस्टमर को रखते हैं ना। अगर बड़ा सा दुकान रहेगा तो क्या होगा, बड़ा सा दुकान रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि मेरे पास जगह छोटी सी है लेकिन मुझे कस्टमर ज्यादा करने हैं, तो मेरे पास जगह छोटी सी है, कस्टमर ज्यादा डील करना है, तो क्या करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए, अब जैसे मान लो कि एक छोटी सी जगह पे हम लोगों ने कुछ प्लांट खोला। ठीक है, आप लोग 4-5 फ्रेंड हैं, उन्होंने क्या कहा कि देखो, मेरे घर में इतना सा जगह है तो मैं अपने घर के इतने से जगह को यूज कर सकता हूँ। आपके किसी और फ्रेंड ने कहा ठीक है, मैं अपने घर के इतने से जगह को यूज करता हूँ। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय क्या करते हैं, जैसे हाँ चलो इसकी बात करते हैं, एक प्रोडक्ट ये है हमारे पास, मेरी इमेज आ रही होगी शायद, एक प्रोडक्ट ये है हमारे पास। ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो डब्बी है, ये जो हमारे पास क्रीम है, जो इसमें क्या होगा, जो कंपनी होगी वो क्या बनाएगी, इसके अंदर जो मेडिसिन है वो कंपनी बनाती है। मधु कुमारी के नाम से। रोशन, अपना स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हैं आप, प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैंने ये डब्बी बनाई, अगर मान लो कि मेरी ये कंपनी मेरी है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको प्रोडक्ट बनाऊं। अब इस चीज में एक चीज देखेंगे कि क्रीम बनाने का काम तो हमने किया, मेडिसिन बनाने का काम किया हमने। अब ये डब्बी जो बन रही है, ये डब्बी बनाने का काम मेरा नहीं है। ये डब्बी जो बन रही है, फिर आप इसका कैप देख रहे हो, ये अलग बना होगा, ये डब्बी अलग बनी होगी। अगर मान लो मैं ये डब्बी बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट जाती है कितनी, 2 रुपए। ठीक है, मेरी कॉस्ट 2 रुपए जाती है। और एक ऐसी कंपनी है जो डब्बी ही बनाती है, वो डब्बी ही बनाती है, हर डिजाइन की डब्बी बनाती है, छोटी बड़ी डिजाइन की। उसको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उसको 1 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, और अगर मैं बनवाऊंगा तो कितनी कॉस्टिंग लगेगी,
क्योंकि मुझे इसके लिए प्लांट लगाना पड़ेगा, अलग से लेबर रखने पड़ेंगे, अलग से इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे, सब चीज अलग से डालना पड़ेगा। और अगर मैं इसी चीज को उस कंपनी से ले लेता हूं तो वो मुझे 1 रुपए में देगा, तो मुझे बेनिफिट होगा या लॉस होगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अंशु, थोड़ा सा फोन चेक कर लीजिए बेटा। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ये डब्बी मुझे 1 रुपए में कोई दे देता है, तो मैं वो लूंगा या फिर अपनी खुद की कंपनी में बनवाऊंगा? ठीक है, 1 रुपए बाद। तो ये जो चीज होती है ना, तो जैसे मैं अपने काम के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस पे नाम मेरा लिखा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर नाम जो है मेरी कंपनी का लिखा रहेगा। इसका ये मतलब है कि मैंने इसके सर्विसेज को, इस डब्बी बनाने वाली सर्विसेज को क्या किया? आउटसोर्स किया, किसी और से मंगवा लिया। ठीक है, इसको कहते हैं आउटसोर्स करना। समझ में आ गया? उसने उसने जो डब्बी बनाई ना, तो डब्बी बनाने में मैंने ये कह दिया कि डब्बी तो बनाओगे लेकिन उसपे नाम कोई मत लिखना, तुम अपनी कंपनी का नाम मत लिखना, क्योंकि कंपनी का नाम किसका रहेगा? मेरी कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको आउटसोर्स का क्या मतलब होता है? ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आउटसोर्स यहाँ पे आया हुआ था। अब यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारा बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स। ठीक है, यह बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये जो अभी मैं जिक्र कर रहा था डब्बे के बारे में, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? तो यहाँ पे देखिए बिजनेस आउटसोर्सिंग नजर आ रही है आपको। सर्विसेज मींस परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी आउटसाइडर से हम लोगों ने सर्विस ले ली। ठीक है, बीपीओ आल्सो कम्स अंडर आईटी सर्विसेज, as IT plays a very useful role in optimizing the business performance. The BPO industry is highly organized and hence various kinds of job or outsource in India. अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे मैंने एक एग्जांपल आपको देके बताया कि ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिया। अब क्या क्या चीजें हम लोग आउटसोर्स करते हैं, क्या क्या चीजें आउटसोर्स आउटसोर्स करने का मेन जो मकसद होता है, मेन जो मोटिव होता है, वो क्या होता है? मेन मोटिव हमारा आउटसोर्स करने का, किसी भी प्रोडक्ट को आउटसोर्स करने का मेन मोटिव क्या होता है हमारा? मकसद क्या होता है? बेनिफिट कमाने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम आउटसोर्स करते हैं, द बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैज वेरियस काइंड्स ऑफ jobs are outsourced in India. India has the expertise in reducing cost with firm control on the quality of the services. Some of the BPO services are as follows. अब BPO services में क्या आते हैं? BPO का फुल फॉर्म क्या हुआ? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। जैसे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, जैसे हमारे स्कूल में सभी टीचर्स काम करते हैं ना। अब मुझे मुझे क्या करना है? अपना रिटर्न फाइल करना है। मुझे क्या करना है? अपना रिटर्न फाइल करना है कि मैंने साल भर में कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना मेरा एक्सपेंस रहा, कितना मेरा सेविंग रहा, ये सारी चीजें क्या करनी है? मुझे करनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? सीए के पास जाते हैं ना। तो मैंने क्या किया? उनकी सर्विसेज को आउटसोर्स किया। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने उनसे सर्विसेज ली। ठीक है, अब क्या होता है, इसी तरह फाइनेंस, जैसे बोलते हैं ना कि देखो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करने में मेरा फाइनेंस फाइनेंस तुम से देखना कि कितना लॉस जा रहा है, कितना प्रॉफिट जा रहा है, मैं क्या करूंगा को प्रॉफिट आएगा, क्या करूंगा कि लॉस जाएगा, क्या ऐसा करना चाहिए कि कस्टमर ज्यादा आ जाए। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं? किसी और से सर्विसेज लेते हैं, है ना। बेटा किसकी आवाज आ रही है पीछे से? शोर जिसकी तरफ से आ रहा है ना, म्यूट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं। ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। अब क्या होता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे ऐड करना है, अपनी कंपनी का ऐड करना है। मुझे क्या करना है? वेबसाइट पे अपनी ऐड डालनी है, या फिर जैसे आप लोग देखते हो यूट्यूब पे ऐड चल रहा है, ये सारी चीजें। तो वो क्या होता है,
मैंने क्या किया, यूट्यूब से बात करी, यूट्यूब के चैनल वालों से बात करी, मूवीज वगैरह, जैसे मूवी आता है, आप लोगों ने सिनेमा हॉल में देखा होगा, मूवी चलती है, थिएटर में मूवी चल रही है, कोई सीरियल आ रहा है, कोई मैच आ रहा है, उसके बीच बीच में ऐड आते हैं। तो ऐड आने का क्या मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अपनी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसकी सर्विसेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक आउटसोर्स करना हो गया कि हमने पब्लिश कर दिया, कुछ भी वेब प्रमोशन कर दिया, तो इसके लिए यूज करें। जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, तो मैं किसकी सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, गूगल की सर्विसेज को यूज कर रहा हूँ। तो कौन सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, गूगल का मीट यूज हो रहा है। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आपस में कुछ सीख रहे हैं, सिखाने की बात कर रहे हैं, है ना। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसी तरह होता है लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग। जैसे मान लो कि मैंने यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाया, अब लीगल सर्विसेज के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ, इलीगल काम कर रहा हूँ, लीगल क्या क्या चीजें हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको लिए क्या होता है कि उसके अपने लॉयर होते हैं या लीगल एडवाइजर होते हैं। वो उसको बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पे आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको बच के चलना चाहिए। ये सारी चीजें जो करते हैं वो लीगल टर्म बताते हैं। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, ये हमारे फैमिली लॉयर हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये सुना है आप लोगों ने। इसका मतलब ये है कि कोई भी लीगल काम करने जाते हैं तो उससे पूछते हैं, अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज आती है तो उसके अपने डॉक्टर से बात करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उनकी सर्विसेज को लेते हैं ये लोग। ठीक है, अब आया मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज। जैसे क्या हुआ, मुझे ही आप यूट्यूब की वीडियो बनानी थी, यूट्यूब की जब वीडियो बनानी थी और मैंने अभी क्लासेस ली, यूट्यूब की वीडियो बनाई, उसे अपलोड करना था। अपलोड करने के लिए मुझे क्या करना था, उसमें कुछ ट्रांजिशन डालने थे, कुछ इफेक्ट्स डालने थे, कुछ एनिमेशन डालना था। तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीडिया एक्सपर्ट जो होंगे, जो डिजाइन सर्विसेज दे रहे होंगे, उनसे बात करेंगे। वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे और अच्छे से हमारे वीडियो को एडिट कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे आता है, मेरे पास क्वालिटी है तो मैं खुद से कर लूंगा, अदरवाइज मैं किसी और की सर्विसेज को लूंगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की बात आती है। डॉक्यूमेंट मैनेज करना है तो क्या हुआ कि मेरे पास फाइल बहुत सारी है। ठीक है, जैसे इतने सारे बच्चों की फाइल आ गई। जैसे आप लोगों ने क्लास में देखा होगा कि जब कॉपी आप लोगों की आती है तो मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, बेटा अपना रोल नंबर वाइज कॉपी को अरेंज कर लो। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जैसे आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में आपके ओएमआर सीट आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रोल नंबर वाइज अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अरेंज कर लो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। उसके लिए मैंने आपकी सर्विसेज को लिए, मैंने आपको यूज किया है ना, कि बेटा आप कर लो, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। या क्लास में भी करते हैं ना कि आप लोग रोल नंबर वाइज कॉपी ले लो, मैं उसको चेक करके आपको वापस कर दूंगा। होता है ऐसा ना। आवाज आ रही है आपको। तो ऐसे सब जितने भी काम होते हैं, ये सब तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातों का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब इन सब चीजों का यूज हम लोग बिजनेस में करते हैं, इन सब चीजों को, अब इन सब तरह की चीजों का यूज बिजनेस में करते हैं, तो ये सारी चीजें कहलाती है हमारी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, इसी तरह आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज। जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसमें क्या क्या कमियां आ सकती है। तो ये सारी टेस्टिंग करने के लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके आपको बताएगी कि क्या क्या कमियां हैं। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर के लिए हम लोग क्या आप लोगों ने देखा होगी, बड़ी बड़ी कंपनी क्या क्या करती है, अपना खुद का ही मेडिकल रख लिया है, मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम उसके साथ काम करते रहती है, वो अपना हेल्थ केयर सर्विसेज अलग से ही रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा बीपीओ और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सारे काम करते हैं, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट चीज है हमारा बीपीएम, दैट इज कॉल्ड बीपीएम। क्या कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बीपीएम क्या कहलाता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। हम लोग जो भी सारी बातें कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, सारी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जहां जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, जहां जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अब आईटी बीपीएम इंडस्ट्री।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री क्या है, हैज बीन fueling India's growth in addition to contributing to in addition to contributing towards the country's growth domestic product GDP जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, जीडीपी बढ़ गई घट गई, that is gross domestic product and exports. The growth of the IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefit, which includes creating employment, raising income levels, and promoting exports. क्या कहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है इंडिया में जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसने सिर्फ ये नहीं कि ग्रोथ किया है हर एक सेक्टर में, जैसे उसके कारण हमारे इंडिया की इकोनॉमी आगे गई, उसके कारण क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, हमारा इनकम बढ़ गया, हमारे प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, जितने भी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे होता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसके कारण हुई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के कारण, ठीक है। अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है। It has placed India on the world map with an image of a technologically advanced and knowledge-based economy. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीपीएम ने क्या किया, इंडिया को मैप पे एक टेक्निकली एडवांस जगह पे और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की जगह पे प्लेस किया, इसकी अपनी इमेज अलग से बनाई इसने। दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंग्स द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय venture capitalist and has been credited with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country. अब इस इंडस्ट्री ने क्या किया, बड़े बड़े लोगों को अट्रैक्ट किया और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आने लगे। अब आप देखते होंगे ना कि जितनी भी कंपनियां हैं वो यूट्यूब पे ऐड डाल रही हैं, जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, फेसबुक पे ऐड डाल रही हैं, जितनी भी कंपनियां वो अपनी वेबसाइट बना रही हैं, एप्लीकेशंस बना रही हैं। अब देखो जो भी कंपनी चलती है ना, आपको जैसे किसी भी कंपनी का नाम ले लो, तो वो क्या कहती है, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा, मेरे एप्लीकेशन मेरे वेबसाइट पे जाइए, आपका ये काम हो जाएगा, आपको कुछ करना है तो कॉल कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज की गारंटी कवर करनी, मान लो कि मैंने आज मान लो कि एक पेन लाइक एज की एक सेल फोन लिया, मेरे सेल फोन में प्रॉब्लम आ रही, तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया जाएगा, वारंटी पीरियड में है तो ठीक है आपका कवर कर लिया जाएगा। मान लीजिए कि मुझे घर बैठे खाने की मतलब मन कर गया खाना है, तो आप घर बैठे मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर आप खाने का ऑर्डर कीजिए, आपको खाना घर पे मिल जाएगा, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं ना। तो इन सब चीजों में इन्वेंट किसका हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का, है ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, the IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP over the last decade 2008 to 18। क्या कहते हैं, 8 से 18 तक इन आईटी का जो था कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू जनरेशन में वो डबल था, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। और जितने भी कंट्रीब्यूशन हो रहे थे उसमें से इसका खुद का ऑलमोस्ट डबल था, मतलब इसके लास्ट 10 साल में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, बहुत आगे रहा। BPO service industry is doing exceptionally well in India because of the following advantage। अब देखिए कि हमारी इंडस्ट्री ने इतना ग्रोथ किया, उसका रीजन क्या था, उसके पीछे का कारण क्या रहा, तो इन सब कारण को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि उसके रीजन क्या क्या रहे। BPO service providers in India invest in high-tech hardware and software to deliver the best services. They follow quality checks to ensure error-free and exceptional services. क्या किया गया, इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी आई उनको हाई-टेक टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, ठीक है। हार्डवेयर का जो हार्डवेयर इक्विपमेंट तो जो थे, सॉफ्टवेयर जो भी था वो हाई क्वालिटी के यूज किए गए, ड्यूरेबल हुए वो, और अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर देते थे। क्यों, जैसे आप लोग घर में कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको पहले खुद को यूज करके देखते हो कि कितना ड्यूरेबल है, कितना फ्लेक्सिबल है, यूज करके देखते हो तभी आगे देते हो। अगर मान लो कि आपने कोई नया जैसे चलो छोटी सी बात लेते हैं कि आप लोगों ने होमवर्क किया, होमवर्क दिया आपको करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए दिया,
आप लोग देखते हो कि लिखने में राइटिंग खराब हो जाती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको काट देते हैं या पेज ही हटा देते हैं। करते हो ना आप लोग? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा क्यों करते हैं? क्या रीजन है इसका? हाँ, जब वो राइटिंग आपको खुद ही खराब लग रही है तो आप दूसरे को कैसे दिखाएंगे? तो इसी तरह होता है जब भी हम लोग काम करते हैं, जैसे बिजनेस वाला काम कर रहे हैं, हार्डवेयर की क्वालिटी को देखना, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को देखना, सर्विसेज को पहले खुद से चेक कर लेते हैं, तभी आगे लोगों को देते हैं कि लोग शिकायत ना करें हमारी। ठीक है, और क्वालिटी हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो लोग बार बार हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी। Government of India is encouraging the BPO industry in India by providing necessary infrastructure and logistical support. अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करने की इंडस्ट्री को क्या क्या यहाँ पे जरूरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट होते हैं, वो सारी चीजें दी। जैसे क्या होता है, किसी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर, मान लो कि मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे बिजली चाहिए होगी, बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, मुझे जो भी लेबर रखेंगे वो कम कम रेट पे मिल जाए। अगर मान लो कि मैंने अपने घर के आसपास कोई ऐसा जगह दे दिया जहाँ पे कि हमेशा बिजली दी जा रही है, आपको बिजली का रेट कम लगा दिया जाए, पानी का रेट कम लगा दिया जाए, जो भी आप यहाँ से वेस्टेज निकालोगे उसकी व्यवस्था की जाएगी कि वेस्टेज आपका जो भी है जमा नहीं होगा एक जगह पे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वेस्टेज आपका सब कुछ हट जाएगा। फिर आपको क्या किया जाए, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कोई 10 रुपए कर रहा है, मैं आपको बोलूं कि नहीं मैं आपको 8 रुपए ही चार्ज करूंगा, आपको 8 रुपए लगेंगे, तो वो बिल हमारे यहाँ सेटअप करने आएगा या दूसरे के पास जाएगा? बताइए। अगर उसने 10 रुपए रखे हैं बिजली का रेट, मेरा रेट 8 रुपए है, तो किसके पास जाएगा? अच्छा। अच्छा, मतलब किसी ने 8 रुपया रखा है बिजली का रेट तो उसके पास नहीं जाएगा, 10 रुपया जिसके पास है उसके पास जाएगा। फिर? हाँ बताइए। ठीक है, अब देखिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट में क्या आता है, जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सोसाइटी वाला कोई प्रॉब्लम कर रहा है या कोई कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहां पे क्या है, आपको सपोर्ट के लिए हमें तैयार है कि नहीं, वहां पे लीगल एक्शन ले लिया जाएगा, वहां पुलिस है आपके साथ। या मान लो कि आपको जरूरत है कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कराना है, तो वहां पे आपको जो भी लेबर चाहिए, जो भी मैन पावर चाहिए वो आपको अवेलेबल करा देंगे, जो भी आपको सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल करा देंगे। ये काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी काम कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स वाली कंपनियां ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, अब कहते हैं बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। इंडिया में जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेजी से हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे, इट मीन टू से, सिर्फ एक ही सर्विसेज नहीं रही, बहुत सारी सर्विसेज, दैट इज डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजों की क्वालिटी बढ़ गई। जैसे देखो, आपको एक बात बताऊं कि जैसे कॉल रेट चलता है, कॉल रेट जो आप लोग कॉल करते हो, मोबाइल पे कॉल करते हो, तो वो कॉल रेट सबसे ज्यादा सस्ता वो हमारे इंडिया में है। ठीक है, कॉल रेट सबसे सस्ता इंडिया में चल रहा है। ठीक है, इसलिए जितने भी कॉल सेंटर होते हैं, मैक्सिमम कॉल सेंटर आपके इंडिया में मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर इंडिया में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से कॉल करने और कॉल रिसीव करने के पैसे बहुत कम लगेंगे, इसलिए वहां यहाँ पर उन्होंने सेटअप लगा दिया। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये बीपीओ में जॉब करता है, ये कॉल में जॉब करता है, ये सुना है आप लोगों ने? तो वो जो कॉल सेंटर होते हैं सब इंडिया की कंपनी के नहीं होते हैं, बाहर वाली कंपनी के भी कॉल सेंटर होते हैं। चलिए, अब आज थोड़ा सा मैं ये कुछ टर्म आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के इंडस्ट्री जो होते हैं उसके क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, तो यहाँ पे है हमारे पास, पहला मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको एमएनसी बोलते हैं, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी कहलाते हैं, ग्लोबल इन हाउस सेंटर जिसको कहते हैं जीआईसी। ठीक है, तीन कैटेगरी में बांटा गया हमारे बीपीओ को। इंडियन बीपीओ को, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया। हमारा पहला क्या है, एमएनसी, दूसरा आईएसपी और तीसरा जीआईसी। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, आईएसपी का मतलब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, और जीआईसी का मतलब ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ठीक है, क्लियर?
चलिए बस ये वाला टॉपिक करके आज इसको ओके करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी का क्या मतलब है? MNC have their headquarters outside India but operate multiple locations worldwide, including those in India. They cater off to external clients, both domestic and or global. कहते हैं MNC के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, वो आउट्स ऑफ इंडिया के आउटसाइड है। MNC का ये मतलब है कि उसके हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ठीक है। बट उनका जो ऑफिस है, जैसे आप लोग कहते हो ना कि मेरा हेड ऑफिस मुंबई है, मेरा हेड ऑफिस लंदन में है, मेरा हेड ऑफिस यूएस में है, ये सारी चीजें होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज, जैसे मूवी देखते हो या आपके फ्रेंड्स वगैरह या घर के आसपास कोई लोग रहते होंगे तो आपने सुना होगा कि MNC में काम करते हैं। MNC का मतलब ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग नेशनल में, अलग अलग नेशन में है, अलग अलग कंट्री में, इसीलिए उसको कहते हैं मल्टीनेशनल। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे एक ब्रांच यहाँ है, दूसरा ब्रांच किसी और कंट्री में, तीसरा ब्रांच किसी और कंट्री में, लेकिन हेड ऑफिस उसका क्या है, वो इंडिया से बाहर है। तो इंडिया के लिए वो क्या हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके। अब दूसरा आता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या होता है? ISP started with their operation in India. Most of these organizations have their headquarters in India. इनमें से मोस्टली इंडियन सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि इनके मोस्टली हेडक्वार्टर्स जो हैं इंडिया में ही हैं, क्योंकि भाई हमें सर्विस कहाँ देनी है, कहाँ देनी है सर्विस, इंडिया में ही देनी है, इसलिए यहाँ के हेड ऑफिस यहाँ पर ही है। Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, they are some that focused on serving only the Indian clients. अब क्या करते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि ये हो सकता है कि हमारे ब्रांचेस, हमारे ऑफिस इंडिया से बाहर भी हो, लेकिन वो सर्विसेज कहाँ देते हैं, वो इंडियन कस्टमर को देते हैं या इंडिया वालों के लिए देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इंडियन सर्विस प्रोवाइडर में क्या करता है कि उसका हेड ऑफिस इंडिया में ही रहेगा, लेकिन उसके ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में रह सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने मान लो कि मेरी एक कंपनी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो मेरी एक कंपनी है, जैसे मैंने ये मोबाइल खोल ली, ठीक है, मोबाइल की कंपनी है, हाँ मोबाइल की कंपनी है। अब ये इंडियन बेस्ड कंपनी है। अब क्या होगा, यहाँ पर ही लोग, मैं अपने जो ब्रांचेस हैं, मान लो कि दिल्ली में या फिर ऑल ओवर इंडिया में मैंने अलग अलग ब्रांचेस खोल दिए, ठीक है, हेड ऑफिस मेरा इंडिया में ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हेड ऑफिस में बाहर भी खोल दूं, यह हो सकता है कुछ ब्रांचेस में बाहर खोल दूं। वो बाहर खोलने का रीजन क्या होगा कि मान लो कि जैसे मैंने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया या अमेजन से ऑर्डर किया, ठीक है, बाहर बैठे लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बाहर बैठे लोगों ने ऑर्डर कर दिया। अब क्या हुआ, उस हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं बाहर रह रहा हूँ, बाहर की कंट्री में रह रहा हूँ, तो मैं सर्विस कहाँ कराऊंगा, मैं उसको रिपेयर कैसे कराऊंगा? तो उसके लिए क्या किया हमने, एक वहां पर भी ऑफिस खोल दिया ताकि वहां पे उनकी डीलिंग हो पाए। वहां से क्या करेंगे, मैं प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लूंगा, फिर इंडिया में भेज के फिर इंडिया से रिप्लेस करा के उनको वापस कर दूंगा, लेकिन हमारा कोई काम वहां पे हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ओके। अब आते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ग्लोबल इन हाउस सेंटर में क्या करते हैं, ये तीसरा कैटेगरी है जो कहलाता है GIC ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट्स कंपनी only and do not serve external clients. This model allow the organization to keep IT operation in house and at the same time take advantage of expanding their global footprint and offering opportunities for innovation in a cost effective manner. अब तीसरी चीज क्या होगी, GIC जो है उसमें क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने ये डब्बी बनवाई, ठीक है, ये जो डब्बी बनवाई, ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि मैं किसी और कंपनी से बनवाऊंगा, ये कहा था ना आप लोगों से। अब मैंने किसी ऐसी कंपनी को हायर किया जिसको बोला कि एक काम करो कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही, मान लो कि मेरे इंडस्ट्री में, मेरे फैक्ट्री में जगह नहीं था, मैंने क्या किया, दूसरी जगह पे कि चलो ठीक है आप यहाँ पे अपना प्लांट लगा लो और डब्बी मेरे लिए बनाना, या फिर उसने प्लांट लगा रखा है, मैं कहूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही डब्बी बनानी है, ऐसी डिजाइन वाली जितनी भी डब्बी बनेगी वो सिर्फ मेरे लिए बनेगी, ये डिजाइन वाली डब्बी किसी और के लिए नहीं बननी चाहिए।
ठीक है। और वो जो डब्बी बनाएगा सिर्फ मेरे लिए ही बनाएगा। मान लो कि मेरे ये प्रोडक्ट है, कोई छोटे से डब्बे की जरूरत होगी, कोई बड़े डब्बे की जरूरत होगी, किसी और डब्बे की जरूरत होगी, तो वो जो है ना, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही डब्बे बनाएगी, किसी और कंपनी के लिए बनाएगी नहीं। ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्लोबल इन हाउस सर्विसेज, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए, हम लोगों ने आज देखा मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजों को देखा है। और अब अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, कुछ भी दिक्कत होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये रिकॉर्डेड सेशन है मैं थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है। आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला? कैसी रही, जानकारी मिली आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं हम लोग। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है। ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। गुड नाइट।